हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 24 जिसका नाम है आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण। तो बेसिकली ये चैप्टर में आपको बताने वाला है कि कैसे जो आर्थिक सुधार है वो लोकतंत्र को विकास करने में हेल्प करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी को विकास करने की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि देखो निचले स्तर तक जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान करना, उनके एजुकेशन के बारे में सोचना, उनको एजुकेशन देना, रोज़गार प्रोवाइड कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हर एक जन यानी कि जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में हर एक व्यक्ति, हर एक जन अगर जब तक पावरफुल नहीं होगा, उसके पास ठीक ठाक एक तरीके से उसका जीवन स्तर जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो वो एक्टिव तरीके से अपनी जो राजनीति है देश के अंदर उस पर भाग नहीं ले पाएगा, है ना। तो उसको भाग दिलाने के लिए, यानी कि जो पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो देने के लिए पॉलिटिक्स में, बेसिकली पॉलिटिक्स में भाग लेने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में उतरो या चुनाव प्रचार करो या लड़ो। नहीं, पॉलिटिक्स में उतरने का मतलब है सोचना कि जो जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हम वोट देने वाले हैं, वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और वो किस मुद्दों पे राजनीति कर रहा है, वो किस मुद्दों पे वोट मांग रहा है। तो वो जो है तभी हम सोच पाएंगे जब हमारे पास आर्थिक रूप से हम सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को हम सक्षम बना पाएंगे इस लायक कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, खाना, घर, ये सब चीज़ें पूरी कर पाएगा, तभी जाके तो वो अपनी जो देश के बारे में सोच पाएगा, समाज के बारे में सोच पाएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपको ये भी बताएगा कि हिस्ट्री में जाके थोड़ा सा जो है इतिहास का बताया हुआ है, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप इसको एक बार हम देख लेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद आप भूमंडलीकरण पढ़ोगे कि इंडिया में जो विकास नीतियाँ थी वो पहले कैसी थी, और फिर बाद में हमने ये जो मॉडल है एलपीजी, ठीक है, इसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबल मतलब भूमंडलीकरण, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं कि पहले जो विकास नीति है वो कैसी थी और फिर बाद में उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या किए। क्योंकि सरकार हमारी जो शुरुआत में आई थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे, है ना, हम फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और खाद्यान्न की पूर्ति करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो रहा था, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे और खाना जो बेसिक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ही नहीं थी हमारे पास। तो ये भी जो है एक समस्या थी। उसी को बताने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि कुछ टाइमलाइंस दी हुई हैं, जैसे कि 1957, 1965, 66, 1974 और 1980, 81, 1990 और 91। तो ये क्या है, ये टाइमलाइंस है जहाँ पे हमारी जो देश की आर्थिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये उसको दर्शाने के लिए ये समय दिया हुआ है कि ये संकट का दौर था हमारे लिए, भारत के लिए। बीच बीच में आते रहते हैं लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना उस समय था। हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, भारत में विकास नियोजन के बारे में। यहाँ से शुरू करना है हमें पढ़ना कि कैसे कैसे हमारा जो भारत है उसने किस तरीके से शुरुआत की अपने विकास की। ठीक है, पहला कदम जो हमने रखा वो कौन से उद्योग में रखा, क्योंकि उद्योग करना इंपॉर्टेंट है ना किसी भी देश के लिए, ताकि जिस उद्योग वो करेगा, है ना, कोई भी सामान बनाएगा, एग्जाम्पल के लिए कोई कपड़ा जो है हम बात करते हैं, अगर वो बाहर जाके उसको सेल करेगा तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा, राइट। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे शुरुआत मैंने आपको बताया कि वस्त्र उद्योग की बात करते हैं हम, तो कपड़ा मिल लगाई गई पहले, शुरू शुरू में यही होता है। तो वो कपड़ा मिल लगाएंगे तो वो जो कपड़ा बनेगा उसमें से फिर उसको हम क्या करेंगे, लोगों में, देश के अंदर जो लोग हैं उसमें सेल करेंगे, और जो कुछ बचेगा फिर हम बाहर भी उसको जो है कर पाएंगे, पूर्ति जो होती है बाहर भी कर सकते हैं। तो जो बाहर से हम पैसा कमाएंगे, विदेशी मुद्रा जो हमारे पास आएगी, उस मुद्रे का हम इस्तेमाल और सामान खरीदने में कर सकते हैं, जैसे बाहर का कुछ हमें मंगाना है उस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने जो शुरुआत की वो वैसे ही सेम की। कपास और जो पटसन का उद्योग है वो हमने लगाया सबसे पहले, और उससे जो प्रॉफिट हमें मिला वो लगभग 10% का था। ठीक है, विदेशी मुद्रा जो हमारे पास आई सिर्फ 10% तक हमने उसमें जो है लाभ कमाया। जितना भी हमने जो इन्वेस्ट किया, देखो इन्वेस्ट करना जो होता है ना, उसमें से जो हमें फ़ायदा होता है इन्वेस्ट करने के बाद, इन्वेस्ट जो हमने किया है, जितने पैसे हमने लगाए हैं, है ना, जैसे कि मान के चलिए मैंने किसी चीज़ में 150 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे उसमें से कुछ एक्स्ट्रा लाभ हुआ है, राइट। जैसे कि 150 रुपये लगाए हैं तो मुझे उससे 200 रुपये कमाई हो रही है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 200 रुपये में से यानी कि 50 रुपये की मेरे पास कमाई हुई है। तो वैसे ही यहाँ पे भी 10% का हमें लाभ हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है 10% का हमें लाभ हुआ। छोटा मोटा सा लाभ था लेकिन
ठीक, मतलब इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं था और बहुत ज़्यादा भी नहीं था, जिससे कि हमें ये लगे कि नहीं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो गई है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं और इनको सुधार करने के लिए हमें एक ऊंची दर चाहिए कमाई की, ताकि तेज़ी से पैसा आए और हम गरीब लोगों की सहायता में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, है ना। क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, एजुकेशन की कमी थी, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं हमारे पास, राइट। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बेकार था। लोग, कोई भी महामारी होती थी तो लोग वैसे ही हज़ारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग अपने जो है बेचारे मर जाया करते थे उस समय। तो ये जो है उस समय था। लेकिन विकास को तेज करने के लिए क्या करना था कि पूंजीगत निवेश कर सकते थे हम, है ना। निवेश यानी कि इन्वेस्ट, मैंने आपको बताया ना, अभी इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमें चाहिए थी पूंजी। इन्वेस्ट कैसे करते हैं, देखो, इन्वेस्ट में क्या होता है कि कुछ कच्चा माल लगता है, सामान लेके आना पड़ता है जो हमारे देश में नहीं था, ठीक है। उसको लाने के लिए हमें बाहर के देश पे डिपेंड रहना पड़ता था कि वो हमें देंगे तो हमारा काम होगा। तो वो देंगे कब, जब हमारे पास पैसा होगा, क्योंकि सब कुछ पैसे से ही तो आएगा। तो ये दिक्कतें थी, इन्वेस्ट कर तो सकते थे लेकिन पैसा नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसी के हिसाब से पॉलिसी बना रही थी उस समय, वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि पैसा ही नहीं था और ना ही तो हमारे पास कोई उद्योग पहले से था जिससे कि हम पैसा कमा सके। और ऐसे आयातों की और ज़्यादा अगर हम ध्यान देते, है ना, बाहर से सामान मंगवाना, तो प्रॉफिट की जगह लॉस डेफिनेटली होता, है ना। और हम कर्जे में डूब जाते बुरी तरीके से, और उस कर्जे से निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो वो हम सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, तो दोबारा से हम किसी देश के अधीन हो जाए ये हमें मंजूर नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक और समय आपको बताएगा कि 91 जो समय था, ठीक है, 91 से पहले का जो दौर है, ये पूर्व मतलब पहले, ठीक है, प्रीवियस जो है उस 91 1991 से पहले का जो दौर था उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत ने भी, जैसे कि हमने ऊपर देखा, एक ISI नीति को चुना। ISI मतलब ISI नीति होती है एक, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म होती है ISI की, ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और इसका जो रीज़न या इसका जो उद्देश्य यानी कि जो गोल होता है वो होता है, जो इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ मतलब जो भी काम करने, उद्योग की जो जगह हैं जहाँ पे उद्योग किए जाते हैं और जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको विकास करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे देश में जो पूंजीपति थे वो पहले से ही मौजूद थे, हमें पता है। तो कुछ तो उन लोगों की थी ज़मीन, ठीक है, ज़मीन का है या फिर उद्योग का है, उन लोगों का था। और मोस्टली जो था 90% या 95% के आसपास हमारे यहाँ की गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ही सब पे कंट्रोल करती थी और वही काम कराती थी। तो ये जो है शुरुआत में इस पॉलिसी का मतलब यही था कि इसको विकास करना है हमें, यानी कि जो हमारे देश में जो भी हमारे पास है अभी फ़िलहाल में, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। नॉर्मल पीपल यही सोचते हैं, यार यही करना चाहिए, कि जैसे घर में हम नॉर्मली बात करते हैं कि जो भी हम बिज़नेस करते हैं उसी को हमें आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। तो वैसे ही हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी किया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते हम। एक संकट जो है ये इस समय आया था 1757 से 58 के आसपास में, और दूसरा आया अभी, ठीक है, आज़ादी के बाद 1965 से 66 में। मैंने आपको पहले बता दिया था कि टाइमलाइंस जो है उन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, भुगतान अधिशेष की जो समस्या है वो आई, क्योंकि पैसा नहीं था हमारे पास। तो कुछ भी सामान हम मंगवाते बाहर से तो पैसा लगता है उसके लिए, ठीक है, हमें उनको पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ भी आप मंगाते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो या दुकान से खरीदते हो, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं कैश में। तो वो हमारे पास नहीं था, तो उसके लिए समस्याएं थी हमारे पास, इसलिए जो है हम काफ़ी पीछे थे उस मामले में। उसके अलावा उदाहरण के लिए 1957 से 58 के संकट के बाद भारत ने मदद के लिए जो है विश्व बैंक का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें आपकी सहायता चाहिए। विश्व बैंक ने हेल्प कर दी इनकी, और एक भारतीय सहायता संघ, इंडियन हेल्प ग्रुप के नाम से एक संगठन बनाया, जो कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है उनमें परिवर्तन करेगा और उसके लिए सोचेगा कि वो कैसे अपनी जो इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंस्टीट्यूट कह रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका विकास करेगा।
ठीक है। इस सहायता संघ से मिलने वाली मदद ने दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निवेश में काफ़ी वित्तीय योगदान दिया, लगभग 1/3 के आसपास में, है ना। तो योगदान मतलब इन्होंने जो सहायता समूह थे भारत के लिए बनाए थे विश्व बैंक ने, उसने काफ़ी हेल्प की हमारी, और 1/3 जो है प्रॉफिट हमें मिला। ठीक है, हेल्प की, पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, कंटिन्यूस थी, तो उसमें हमें काफ़ी मदद मिली। ये तो रहा थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन 91 से पहले का, है ना। अभी और पढ़ते हैं उसके बारे में। कह रहा है कि सन 1965 से 66 का संकट और ज़्यादा दूरगामी परिवर्तन में परिणत हुआ, और कुछ कृषि नीतियां बदली गई, क्योंकि इस संकट के कारण में से एक था खाद्यान्न का बढ़ता आयात, है ना। खाद्यान्न का बढ़ता आयात मतलब यानी कि जो फूड आप खाते हो वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से मंगा रहे थे, जैसे कि गेहूं है हमारे पास उस समय ना, कमी थी इन सब चीज़ों की। और स्टोरेज की समस्या थी, क्योंकि अभी भी स्टोरेज की समस्या अवेलेबल है। आप सोच रहे हो कि सही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, छोटे किसानों के लिए तो है ही नहीं। खाद्यान्न की समस्या थी, और हरित क्रांति का जो है वहाँ पे पर्दापण हो गया था, यानी कि इसकी बात चलने लगी थी कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बाहर से खाद्यान्न की पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि पैसे की कमी थी। और जो अमेरिका था, हमें खाद्यान्न की देने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से बेइज्जती की बात होती थी वहाँ पे। वो हमारी खिल्ली उड़ाया करते थे कि देखो इनके पास तो खाना भी नहीं है, ये दोबारा से, बहुत से विद्वान तो ये कह रहे थे कि दोबारा से ही जो है किसी के अधीन हो जाएंगे, कि कोई देश इन पे कब्जा कर लेगा इस तरीके से। और अमेरिका ने चिढ़ के हमें जो है गंदा जो अनाज वहाँ के जानवर भी नहीं खाते, वो अनाज हमें दिया। ठीक है, लेकिन हमें हमारे दिल में वो एक कांटे की तरह चुभा, जिसकी वजह से फिर हमने क्रांति जो है, हरित क्रांति को लेके आए हम लोग। ठीक है, और कृषि नीति में परिवर्तन, कृषि उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ने और खाद्यान्न उत्पाद में भारत को स्वावलंबी बनाने में सफल थे। व्यापार नीतियाँ भी बदली गई, जिसमें रुपयों का अवमूल्य भी शामिल था। व्यापार नीतियों में परिवर्तनों हेतु समर्थन, कृषि नीतियों में परिवर्तन हेतु समर्थन की अपेक्षा काफ़ी कम था, और ये कम क्रम शीघ्र ही उलट गया। दानदाताओं के साथ विवाद विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मिलने वाली मदद रोकी जाने पर परिणत हुई, यानी कि समस्याएं बढ़ती रही, क्योंकि जब तक हरित क्रांति नहीं हो पाई हमारे देश में, समस्याएं अवेलेबल रही। और उसके बाद जो विश्व बैंक है उसने भी हमारी सहायता करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी थी। ठीक है, पॉलिसीज़ में कमी थी, क्योंकि हम ना ये सोच के चल रहे थे कि यार हमें किसी और देश पर डिपेंड नहीं होना है। लेकिन वो जो विश्व बैंक है वो कह रहा था कि आप अपने देश में एलपीजी मॉडल अपनाइए, आप भी सेम जैसे कि अमेरिका में है, यूरोप कंट्री में है, आप भी वही अपनाइए, ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन इंडिया के लोग मना कर रहे थे, इंडिया के जो राजनेता थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम दोबारा से किसी के अधीन नहीं होना चाहते। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जो है मदद करने से इनकार कर दिया। भारत सरकार ने ये कटौती कुछ वर्षों तक योजना अवकाश रखकर और घरेलू बचत दर बढ़ाने हेतु उपाय करने का काम हाथ में लेकर समायोजित की। तो ये मतलब कि वही सेम चीज़ कि फिर ठान लिया कि यार हमें खुद ही करना है, जो भी करना है, ये कोई भी हमारी मदद नहीं करने वाला है, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इन वर्षों के अनुभव का भारतीय नीति निर्माताओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। समंजनकारी उपाय प्राधिकारी समंजन का एक पूर्व अनुभव प्रति व्यक्ति आय में ह्रास में परिणत हुआ, यानी कि प्रति व्यक्ति आय और ज़्यादा कमी थी इसमें भी। और 60 के आते आते भारतीय नीति निर्माताओं ने गंभीर चिंता ये थी कि विकास पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रहा था, और इस गरीबी से हार जाने की ओर प्रेरित कर रहा था। यानी कि जो विकास था वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से था, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही थी। ठीक है, लोग भूख से मर रहे थे, तो ये समस्याएं थी हमारे देश में। स्थिति का अध्ययन करने नीति समंजनों की अनुशंसा हेतु एक समिति गठित की गई, जो कि 1966 के संकट उपरांत वृद्धि में मंथन गति वाले दरिद्रता ह्रास हेतु निहितार्थ सख्त थे, और प्रश्न था कि श्रीमती गांधी का गरीबी हटाओ का वायदा कैसे पूरा हो, है ना। क्योंकि उन्होंने तो नारा दे दिया था कि भाई गरीबी हटाओ, तो गरीबी हट नहीं रही थी, कैसे पता, इतनी ज़िद्दी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी हमारे देश में। और चौथी योजना की परिविधि टिप्पणी ने विकल्पों की बहुत विस्तार से जांच की। उन्होंने माना कि ज़्यादा उपभोग करने वाले वर्गों की
उपेक्षा की मात्रा कम करना राजनीतिक रूप से संभव नहीं था। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा खाद्यान्न यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, है ना? यानी कि जितनी जिसकी ज़रूरत है वो तो उतना इन्वेस्ट करेगा या खाएगा ना। तो पॉलिटिक्स ये जो है इसमें हम मना नहीं कर सकते किसी से कि यार आप इतना ही खाओ। इसकी बजाय ये मानकर चला गया कि उच्च उपभोक्ता वर्गों की आय स्थिर रखी जाएगी और संपूर्ण अतिरिक्त उपभोग मात्रा गरीबों को प्रदत्त की जाएगी। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम अमीरों पे कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उद्योग में कर रहे थे, फिर बाद में ये निर्णय लिया गया कि हम फिर गरीबों पे भी ध्यान देंगे, ताकि जो एक सैलरी, फिक्स सैलरी जो एक मध्य वर्ग को या जो अच्छी पोजीशन पे उसको मिल रही है, वैसी ही जो है एटलीस्ट उतने से थोड़ा सा कम जो है हम गरीबों को दे सके, ताकि जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत सुधरे, है ना। तो ये प्लानिंग की गई, बहुत सारी प्लानिंग की गई इसके अंदर, है ना। और यहाँ पे आपको मैंने भी बताया था पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय, तो उसका विफल होने का कारण क्या था आपको पता है? उसका विफल होने का सबसे बड़ा कारण था हमारे यहाँ के नौकरशाह। ठीक है, इतने भ्रष्ट नौकरशाह शायद आपको कहाँ मिले। मतलब शुरू शुरू में हम आज़ाद हुए हैं और इन लोगों को देश की पड़ी नहीं है ना। ये लोग तब भी अपने बारे में ही सोच रहे थे कि हमारा पेट भर जाए। गवर्नमेंट बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही थी पंचवर्षीय योजना पे, पहली दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, लेकिन वो इतनी सफलता नहीं पा पाई, क्योंकि ये जो नौकरशाह थे ये चाहते ही नहीं थे, ठीक है, इनका पेट ही नहीं भर रहा था। ये जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे सरकार के पैसों पे। जो पैसे गरीबों को मिलने चाहिए थे, इन लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा था पूरा पूरा। उसके बाद एक आता है 91 का संकट, उदारीकरण को अपनाया फिर हमने, यही एलपीजी मॉडल, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो एक नीति है उसको हमने फिर अडॉप्ट करना पड़ा। क्योंकि ये जो हमारी, अभी मैंने आपको बताया था कि आईएसआई जो नीति है, इसमें बहुत से लोगों ने कमी निकाली, विद्वानों ने, बहुत से देशों ने इसको उस समय छोड़ भी दिया, क्योंकि इसमें बहुत कमियां भी थी, है ना। फिर ना चाहते हुए इंडिया ने एलपीजी मॉडल को अपनाया, और आप देखते हो कि जो भी आपके पास अभी है उसी की देन है। अब ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ा एट द लास्ट। उदारीकरण और लोकतंत्र में सेम वही है, मैंने आपको बता दिया था शुरू शुरू में ही कि भाई जब तक हमारे देश में उदारीकरण नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है उदारीकरण से, कि जो गरीबी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लोग गरीबी में मरते नहीं है, एटलीस्ट वो उनकी एक जो पोजीशन होती है ना वो ठीक हो जाती है, खाना टाइम पे खा पाते हैं, ठीक है, घर बन जाता है सही, ठीक जो है रह पाते हैं। अमीर नहीं हो पाते पर ठीक है, कंडीशन सही रहती है, जो है अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर पाते हैं, इसलिए गरीबी हट जाती है उदारीकरण से। और सशक्तिकरण होता है, यानी कि पावर इम्पावरमेंट आती है, और रोज़गार पैदा होता है ना। कंपनियां आती हैं बाहर से, प्राइवेट कंपनियां आती है, देश की जो कंपनियां हैं वो सरकार ने प्राइवेट जो कंपनियां थी उनको दे दी कि आप चलाइए। उससे क्या होता है ना, उनका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। सरकारी से हटके जब हम प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट में आपको पता है कितना घिसा के काम चलाते हैं, काम करते हैं, जो कि ज़रूरी था, क्योंकि नौकरशाहों ने पूरा देश को दीमक की तरह चाट लिया था, खा गए थे। तो उससे निपटने के लिए कुछ संस्थाओं को हमें प्राइवेट करना पड़ा, ताकि जो चीज़ें हैं वो एक बैलेंस वे में आ जाए, ठीक। और आपको मैंने बताया था कि जो हमारी ग्रामीण पंचायत हैं और जो नगर पालिकाएँ हैं, इनको इनका पदार्पण हुआ 1993 में, ठीक है, ये आई। इससे और ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये एक निचले स्तर से, यानी ग्राउंड लेवल से लोगों का विकास करती है ना। इसी की वजह से तो लोग जो है नौकरशाहों को फ़ायदा हुआ, जो ये व्यवस्था थी। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो लोग होते हैं ना,
थोड़ा बहुत जो निचले स्तर पे है, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा ना डेफ़िनेटली। देखो खुद के लिए तो करूँगा, लेकिन समाज के जो लोग हैं उनके लिए भी करूँगा, क्योंकि मुझे उन्होंने जिताया है वोट दे के, तो कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में आएगा उनके लिए। जो समस्याएँ हैं, जो मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, जैसे कि पानी की समस्या होगी यहाँ पे, तो मैं उस पे ध्यान दूँगा कि यार पानी जो है एटलीस्ट ये तो पूरा हो जाए। और लोगों को रोज़गार देने की जो बात आती है, तो जो राज्य की सरकार है उस पे मैं दबाव डालूँगा कि यार मेरे देश में या मेरे जो ज़िला है ना, जो मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है ना, रोज़गार नहीं है, तो उस पे ध्यान दिया जाए। तो ये जो है ना एक फ़ायदा होता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था को हमने जो है बदल के फिर एक निचले स्तर से शुरू किया कि भाई पंचायत लेके आएंगे और नगर पालिका के स्तर से हम जो है विकास करेंगे लोगों का, गरीबी को कम करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद भूमंडलीकरण आय समानता बढ़ाने की ओर अभिमुख है। डेफिनेटली अगर भूमंडलीकरण होता है तो इससे आय समानता बढ़ती है, यानी कि सबकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है कि भाई इतनी मिलेगी, ठीक है। अब बाकी आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल कितनी है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि भूमंडलीकरण में आपकी क्या होता है कि जो बाहर से कंपनियां जो है वो आ सकती हैं देश में, अपना स्थापित कर सकती है, जो स्टार्टअप्स हैं वो लगा सकती है, इससे लोगों को रोज़गार मिलता है ना। तो बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। अतएव भूमंडलीकरण गरीबी हटाने और आय असमानता कम करने के बीच एक संभव संघर्ष सामने लाता है। एक संभव व्यक्तित्व जिसको भारत में पहले नकार दिया गया था। भूमंडलीकरण राज्य की भूमिका में परिवर्तन करता है ना, राज्य की जो भूमिका होती है उसको बदल देता है। आवश्यक नहीं कि वह उसमें कमी की और भी प्रेरित करे, बजाय इसके कि राज्य उत्पाद में सीधे सीधे शामिल हो। राज्य को भौतिक मानवीय दोनों पूंजी मुहैया करानी पड़ती है। उत्पादन बढ़ाने की बजाय राज्य नियमन संस्थाएं स्थापित करता है। उदाहरण समुचित विकास लाने के लिए राज्य की भूमिका के बारे में नए प्रश्न उठाते हैं, तो वही राज्य की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि देखो राज्य को फिर क्या है ना कि लोगों को रोज़गार देने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां हैं वो बाहर से आएंगी, तो उनके लिए एक खाली स्थान देना उनको, ताकि वो वहाँ पे अपना शुरू कर सके काम शुरू करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना, उनकी स्थिति सही होगी, है ना। तो ये काफ़ी सारे काम यहाँ पे होते हैं। और ये अपना जो लोकतंत्र होता है इसको भी बढ़ावा देता है लोगों को। लोगों के अंदर जो है एक जागरूकता पैदा होती है जब वो एक चीज़ों को करते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेते हैं, तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये रहा अभी आज का चैप्टर। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत पसंद आया होगा आपको, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला होगा, ठीक है। आप आने वाली वीडियोज़ के लिए मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह करके रख सकते हो, ताकि जल्दी आपको वीडियो मिल जाए। और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके देख सकते हो, जितने भी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं अभी तक सब आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।